बेचारी हॉस्पिटल गई, एम्स में भर्ती हुई दिल्ली में। घर में बैठे बैठे हम तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक दिन में हम एक दो काम कुछ भी ना करें तब तक मुझे खाने को हैं कि वही है सोई जो राम रुचि राखा। क्या बात है, आपका श्लोक बहुत है सर। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि वही है सोई जो राम रुचि राखा, अशोक सुनाई नहीं देता। उसकी मम्मी को देख लेती, मम्मी का लगता है इसको सुनाई नहीं पड़ा। उतना ध्यान तो नहीं दिया इन्होंने कि क्या है क्या नहीं, लेकिन उसको मम्मी को जरूर पता लग जाता कि इनको सुनाई कम देता। जैसे हमारी कहानी हमारी स्टोरी बढ़ती है, तो 3 साल तक इन्होंने किसी को पता नहीं होने दिया कि वो अक्सरहा अच्छे कर जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों में यही बैर है। सही लक्ष्मी से हम सरस्वती को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सही बात है, कभी लेकिन नहीं। सरस्वती से हम लक्ष्मी को प्राप्त कर लेंगे। सही बात। अगर मेरे पास सरस्वती है तो हम 2-4 बच्चों को शिक्षा देकर कुछ पैसे कमाकर अपने परिवार को चला सकते हैं, लेकिन मेरे पास खूब धन है और मैं अंगूठा छाप हूँ, तो मेरा धन चलाक वाला जो है वो चलाक आदमी मेरा धन को ठग ठग कर खा जाएगा और मैं एक दिन भिखारी बन जाऊंगा, क्योंकि बुद्धि नहीं है। इसलिए बुद्धि होनी जरूरी है और उसके लिए हमें सरस्वती को आराधना करना जरूरी है। सही बात है, ये पैसे से हमें कभी नहीं मिलने वाले हैं। तो सरस्वती को जब तक हम अपनाएंगे तभी ही जा करके हमें जो है ये बुद्धि की प्राप्ति हो है और हम मेहनत से बहुत सारे चीजों को, अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। जैसे कि हमने अभी आपने जो स्टोरी बताया, कहानी जो बताया, इस कहानी में उन्होंने अपने कर्म के द्वारा ही अपना जो भाग्य उन्होंने बदल दिया। उनका भाग्य में जिस भी तरीका का था कि अगर उनका जो पांव कट गया, उनके बाद अगर वो सोच लेता कि अब मेरे से कुछ नहीं मानो, बैठ जाता, तो क्या वो चढ़ पाते? नहीं चढ़ पाते। उन्होंने कर्म किया, उन्होंने मुसीबत को आगे नहीं रखा, उन्होंने ये सोचा कि मेरे को चढ़ना है तो चढ़ना, वो पहले से सोच के रखी थी। और अब भी उन्होंने जो मेहनत किया और मेहनत का रंग ये लेकर के आया कि हम उसे पर्वत पुत्री के नाम से जानते हैं ना। तो ये बहुत खुशी की बात है। आपका स्टोरी, आपकी कहानी, आपकी कविता हमारे बच्चों को काफी लुभाता है। आज आपकी ये सुन करके बच्चे भी काफी हंस रहे होंगे, मेरे को पता है। चलिए छोड़िए, कहानी में हम लोग स्टोरी में बढ़ते हैं। वैसे मेरे पास एक स्टोरी है जो कि सेम इससे मिलता जुलता स्टोरी है, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। एक छोटी लड़की है, हालांकि मेरा तो इंग्लिश लिटरेचर है, तो इंग्लिश है तो थोड़ा इंग्लिश में का ही नाम है। एवलिन नाम था एक बच्ची का, एवलिन नाम था। 8 साल की थी, तो उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो चली गई थी। तो इसमें हमें सीखने को भी बहुत खूबी मिलता है कि हम कैसे अपने आप को, अपना जो प्रॉब्लम्स है उसे एक अपॉर्चुनिटी, मतलब एक सौभाग्य माने कि हम जो हमारा जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे हम ये ना समझे कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है, हम पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे एक मौका समझे, है ना। ये एक मौका समझेंगे तो वो हमारे लिए एक अच्छा हो सकता है। तो यहाँ एक 8 साल की बच्ची है, जो एक कहानी उन्होंने एवलिन के बारे में, एक राइटर है जिसका नाम है डेबोरा काउले। ये एक्चुअली इंडिया में ही जन्मी थी, लेकिन इंडिया में कुछ दिन रहने के बाद, ये इंडिया की ही थी, लेकिन सिटीजनशिप जो है इनको अमेरिका, उधर आउट ऑफ इंडिया का मिल गया। कहानी काफी अच्छा लिखती थी। तो 8 साल की उम्र में इन्होंने धीरे धीरे एक दिन जो है वो क्या कर रही थी, पियानो बजाने का, म्यूजिक का इसको बहुत शौक था। जैसे कि अभी क्या बोले थे, अरुणिमा, इनको ये बचपन से जो है म्यूजिक का, मतलब उनको जो है, अरुणिमा सिन्हा को बचपन से ये वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। वॉलीबॉल बहुत अच्छी खेलती थी और हॉकी में भी इंटरेस्ट रखती थी। जब हॉकी के बैट लेकर बाहर निकलती थी खेलने, तो वही निंदा करने वाले हंसते थे, ये लड़का जैसा, हाँ लड़का जैसा बाहर निकली। हमारे समाज में इस तरह के प्रवृत्ति नहीं है कि लड़कियां मैदान में निकलकर खेलें, लेकिन अरुणिमा सिन्हा इसको नजरअंदाज करके और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गई। वो बोले, हाथी चले शान से, कुत्ते भूखे हजार साजा। हाँ, करके हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। बस इस कहावत को चरितार्थ यही कर रही है। तो वही बात है, जैसे उन्होंने बचपन में सोच लिया था कि मेरे को पर्वत चढ़ना है, तो उसी तरह जो है यहाँ जो एवलिन है, आप लोग जानते हैं, आप लोग स्टोरी का बुक में है, तो ये लड़की भी पहले से ही, मतलब बचपन से ही म्यूजिक का काफी ज्यादा इनको शौक था। लेकिन 8 साल में एक दिन जो है वो म्यूजिक क्लास में बैठी हुई थी और अपना टर्न का जो है, अपना बारी का वो इंतजार कर रही थी। वो बैठी हुई थी, कुछ कर रही थी,
तो उनका जब टर्न आया तो उनके जो टीचर हैं उनको पुकारते हैं, मम्मी भी साथ में बैठी हुई थी, लेकिन इसको सुनाई नहीं देता है। इसकी मम्मी इसको देख लेती, नोटिस कर लेती कि अरे इसको तो सुनाई नहीं पड़ा, तो उतना ध्यान तो नहीं दिया इन्होंने भी कि क्या है क्या नहीं, लेकिन उसको उनकी मम्मी को जरूर पता लग गया था कि इनको सुनाई कम दे रहा है। जैसे ही आगे कहानी हमारी स्टोरी बढ़ती है, लगभग 3 साल तक इन्होंने किसी को पता नहीं होने दिया कि मेरे को कम सुनाई पड़ता है, स्कूल में भी, अपने दोस्तों के साथ, कहीं भी। 3 सालों का मतलब लगभग 11 साल हो गए। 8 साल में इनका थोड़ा पता चल गया मम्मी को कि इनको जो सुनने की क्षमता जो कम है। तो 11 साल होते होते जो है ये अब थोड़ा सा दिखने लग गया। दिखने कैसे लग गया? मार्क इनका कम आना, मतलब मार्क जो है खराब आना शुरू हो गया, और क्लासेस में अटेंशन भी कम देना शुरू कर दी थी। तो इनसे जो है इनके हेडमास्टर ने बोला कि देखिए क्या है, क्या प्रॉब्लम नहीं, कब मार्क आ रहा है। तो इसकी माँ को भी काफी ज्यादा चिंता होने लगी। सर लेकिन टीचर को यह आभास नहीं हो रहा था कि कम सुनती है? हाँ, टीचर को एकदम आभास नहीं हो रहा था। हेड मिस्ट्रेस ने बहुत, हेड में जो प्रिंसिपल जो थी उसने उनको बोला कि हाँ इनका जो मार्क कम हो रहे हैं, जरा देखिए कुछ प्रॉब्लम होगा, आप एक बार जब डॉक्टर से जाके दिखा के आइए। तो हमारी शायद प्रिंसिपल अच्छी होंगे, वो समझदार होंगे। कभी सुनने में भी बच्चे जो है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन करके काफी चीजों को याद रख पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो देख करके चीजों को याद रख पाते हैं। तो इसीलिए कई बार जब मैं पढ़ाता भी हूँ तो कई बार कुछ चीज़ों को दिखा करके पढ़ाता हूँ, कभी अच्छे से बता करके स्टोरी के जैसा बताते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो समझ नहीं आए हैं वो आज काफी अच्छे से समझ जाएंगे कि स्टोरी में आके क्या बताया गया है। तो लगभग 11 साल हो गए, 3 साल तो उन्होंने मैनेज कर लिया। जैसे 3 साल के बाद क्या होता है, हेड मिस्ट्रेस जो है, प्रिंसिपल जो जाकर के उनको बोलता है मम्मी को कि जाइए डॉक्टर से जाके दिखा के आइए। डॉक्टर के पास जब वो लोग जाते हैं तो वहां जाके कंफर्म हो जाता है कि इस बच्ची का जो है ईयर का जो नर्व है, नस जो है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, जिनसे इसको सुनने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तब जाके कंफर्म हुआ कि अब इस बच्ची को जो सुनाई नहीं देता है। अब यहाँ सोचिए कि इस लड़की को जिसको म्यूजिक सीखने का काफी ज्यादा शौक था, आज डॉक्टर ने उनको कहा दिया कि ये सुनने की क्षमता इन्होंने खो दी है, क्या हुआ होगा। वो बोलती है कि जब मैंने ये सुना तो मेरे चारों तरफ ऐसा लगा जैसे मानो अंधेरा छा गया। वो गाय, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई बोल दे कि आप जो है आपका पाँव कट गया है और आप दौड़ नहीं सकते, उस वक्त अगर अरुणिमा अगर हॉस्पिटल में मतलब बेहोश से जब वो होश में आई होगी और जब अपना पाँव देखेगी नहीं होगा, तब उसके मतलब सामने भी अंधेरा छा गया होगा कि अब क्या करें। बहुत समय बाद उन्होंने ये सोचा होगा कि नहीं अब मेरे को चलना ही चलना है। तो वही बात यहाँ भी हुआ, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने जो लोग को सुनाई कम देता है, जो मतलब नहीं सुन पाते, उनके लिए जो है स्कूल अलग होता है। तो उस स्कूल में उनको जो भेज दिया गया, कुछ मशीन थोड़ा सा उसको लगा दिया गया। जैसे आजकल तो अच्छे अच्छे मशीन आ गए हैं कि अगर आप कम सुनाई पड़ता है तो मशीन लगा लीजिए, आपको सुनाई पड़ेगा। तो उस समय शायद उतना विकसित नहीं था, इसीलिए उनको जो है अब जो स्कूल उनका था, स्कूल से हटा करके उनको जो है एक जो कम सुनाई पड़ता है उस स्कूल में जाकर के, जहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर आपको सुनाई ना भी दे तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे चीज़ों को समझेंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे, उन सारी चीज़ों का जो सिखाया जाता है स्कूल में उनको लेके गया। लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। कैसे हम यहाँ पे बात करेंगे ना कि जब कभी हम देखते हैं एवलिन जो है, जैसे ही आगे स्टोरी बढ़ती है तो ये एवलिन हार नहीं मानते कि जो कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं म्यूजिक को अपना जीवन बनाऊंगी। ये उन्होंने ठान लिया। बच्चों ये चीज को समझ लो आप, एवलिन ने ठान लिया। यहाँ पे जो आपने ये स्टोरी बताई उसने भी ठान लिया। अब यहाँ एवलिन भी, आपकी स्टोरी में जो एवलिन है, इन्होंने भी ठान लिया कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। तो आज जो लगभग हम बात कर रहे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज को गिव अप नहीं करना चाहिए, है ना। कि कभी कभी किसी चीज को, किसी मुसीबत को देख करके हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अब क्या होता है कि ये जो एवलिन है, इनकी मम्मी है, ये सारे मम्मी का भी योगदान काफी अच्छा रहा। इन्होंने ये भी नहीं बोला कि देखो अब तो सुन नहीं सकती हो तो म्यूजिक क्लास तुम कैसे कर सकती हो। उन्होंने म्यूजिक की क्लास ज्वाइन किया। तो म्यूजिक क्लास में इनके टीचर भी हंसना शुरू कर दिए, इनके फ्रेंड्स के टीचर ने कि ऐसे तुमको तो सुनाई भी नहीं देता है, तुमसे तो कुछ हो भी नहीं, कैसे म्यूजिक सीखोगे।
तो जिसको बोलते हैं मतलब डिस्करेजमेंट। इसे डिस्करेजमेंट मतलब प्रोत्साहन भी दे नहीं पाओगे तो कम से कम उसे क्या बोलते हैं उसे, क्या अभी जो आपने यूज किया था उसको कि दबा देना, किसी की मनोबल को दबा देना, उस टाइप का लोग जो है उसके चारों तरफ उसके फ्रेंड्स से टीचर ने करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे इन्हें भी बोला गया था कि ये है ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। निंदा करने वाले तो करेंगे, निंदा करने वाले करते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी हिम्मत नहीं हारने बच्चों, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आज दो स्टोरी को आप देख रहे हैं, एक स्टोरी आपने कमलेश से सुना है, आज अभी मेरे तरफ सुनिए जो आपके बुक में भी आ गया है। तो उसमें जो एक शिक्षक थे रॉन फॉग नाम करके था, उन्होंने सारे टीचर ने उसे नकार दिया और उन्हें मना ही कर दिया, उनके क्या ही सीखोगे। लेकिन ये जो थे रॉन फॉक्स, इन्होंने इसमें काबिलियत देखी, और इन्होंने इसको सिखाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने इसको क्या बोला कि देखो बेटी कि तुम्हें कानों से सुनने की कोशिश मत किया करो, इससे महसूस करने की कोशिश किया करो। कहने का मतलब है हम अगर किसी को बोलेंगे कि म्यूजिक सुनो, हम ये ना बोलेंगे कि आप संगीत को सुनो, हम कभी भी किसी को नहीं बोलते हैं कि महसूस करो, किसी को बोलेंगे नहीं बोलते हैं सर। लेकिन यहाँ जो रॉन फॉक्स है, इन्होंने उनको बोला कि आपको म्यूजिक को सुनना नहीं है, आपको क्या करना है, फील करना है, महसूस करना है। और सही मायने में बता दूं, उन्होंने दो ड्राम लिया, एक बड़ा सा ड्राम लिया, एक छोटा सा ड्राम लिया। अब उन्होंने क्या क्या बीट किया। जैसे उन्होंने बीट किया, जो वाइब्रेशन होता है, जो तरंग होता है, वो तरंग उसके बॉडी में आना शुरू हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने बड़ा वाला ड्रम मारा, डम, बड़ा सा, तो तरंग होता है वो ऊंची होगी, तो उसकी जो तरंग होती है उसके बॉडी का जो वेस्ट होता, कमर जो होता, कमर के ऊपर तक आ गया। ठीक है, ये कमर तो ऊपर तक आ गया। कभी कभार जब म्यूजिक सुनते हैं उसमें कुछ एम्पलीफायर आता है, कुछ जब म्यूजिक चलाते हैं कुछ ऐसे करके आता है, डांस करता हुआ कुछ लाने आते हैं। बच्चों आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये देख लीजिएगा, ऐसे डांस करते हैं वो म्यूजिक वाला, सेम उसी तरह उसको वाइब्रेशन ऊंचा फील होगा लंबा तक। इसके बाद में दोबारा उसने क्या किया, एक छोटा वाला जो ड्रम था उसको भी उसने मारा। जैसे उसको मारा, छोटा था तो उसकी जो वाइब्रेशन, जो तरंग होती है वो ज्यादा ऊपर तो नहीं होगी, छोटी होगी, तो उनको जो उसका जो तरंग फील हुआ उसको कमर के नीचे से फील हुआ। अब ये समझना शुरू की कि अब जो है म्यूजिक को मैं कैसे समझ सकती हूँ। उन्होंने खुद समझना शुरू कर दिया कि जब कभी भी म्यूजिक ऊंची होगी तो कमर के ऊपर मेरे को फील होगा, अगर म्यूजिक नीची होगी तो वो कमर के नीचे से सुनाई पड़ेगा। ये रोज दिन का अभी दोनों का प्रक्रिया शुरू हो गया। अब बाकी एक तो टीचर उनके मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो ये करती है कि टीचर का थोड़ा मेहनत और बाकी मेरा अपनी खुद की मेहनत और क्या बोलते हैं लगन से उन्होंने बहुत अच्छा हासिल कर लिया। आगे हम ये चीज देखेंगे, लेकिन हम इस चीज को जिक्र करना चाहेंगे सर कि अगर मान लीजिए एवलिन के जो टीचर हैं रॉन फॉक्स, वो तो सिखा ही रहे हैं, लेकिन अगर एवलिन ये ठानी नहीं होती, क्या आज हम उनके बारे में पढ़ रहे होते या बता रहे होते बच्चों को? बताइए, बता रहे होते? नहीं बता रहे होते। कहने का मतलब अब ये है कि हमें खुद से मेहनत करनी है सर। आप और हम बच्चों, ये जो हम शिक्षक हैं आपके, हम बस साधन हैं। हम बस साधन, ये समझ लीजिए, हम बस साधन हैं आपके। हम आपको बस गेट खोल के देंगे, दरवाजा खोल के देंगे, और उस दरवाजा से जाना आपका काम है कि नहीं सर? नहीं है, उसमें हम ढकेल नहीं सकते हैं। अगर ढकेल देंगे मुसीबत आपको हो सकता है, लेकिन हम दरवाजा खोल दिए, एक आपको हम रास्ता दिखा देते हैं, उस रास्ता में चलना आपका काम है कि नहीं सर? हाँ, शिक्षक तो पथ प्रदर्शक होते हैं, बिल्कुल, रास्ता दिखलाने वाले होते हैं। सही बात है। तो वही बात रॉन फॉक्स जो यहाँ भी उसको सिखा तो रहे थे, लेकिन एवलिन बखूबी ये बताती है कि टीचर मेरे को सिखा तो रहे थे, लेकिन फिर भी बाकी सब जो कुछ मैं हूँ आज, वो सारे चीज मैं अपनी मेहनत, मैंने जो मेहनत की इनके वजह से भी है ना। तो बच्चों मेहनत करना कहीं मत छोड़ना। टीचर आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मेहनत आपको करनी है। देखिए आज कपिलेश सर मेरे साथ बैठे, हम भी बैठे हैं किसके लिए? आपके लिए बच्चों। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है कि नहीं सर? तो अगर आपके शिक्षक आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी हक बनता है, आपका भी ये फर्ज बनता है कि नहीं सर, कि आप जो है मेहनत करो और सफलता को हासिल करो। क्योंकि
शिक्षक वही का वही रह जाते हैं, लेकिन आपको रास्ता दिखा करके आपको उस चोटी तक पहुंचा देते हैं जहां आपको पहुंचना होता है। वही होता है, आईना वही रहती है, चेहरे बदल जाते हैं। चेहरे बदल जाते हैं। सही बात है। तो वही बात है कि जैसे ही हमने ये मतलब सीख गई पूरा, लगभग 3 साल इन्होंने हार्डवर्क किया। 3 साल हार्डवर्क करने के बाद ये बखूबी जो है ऐसा ऐसा म्यूजिक बजाना शुरू कर दी कि लोग दंग रह जाते थे सर, दंग रह जाते थे, इतने दंग रह जाते थे। मतलब कैसी, जिस व्यक्ति को सुनाई ना देता हो म्यूजिक, और वो जो है ऐसा म्यूजिक बजा रहा है जो कि नॉर्मल व्यक्ति भी, मतलब आसान व्यक्ति, आम व्यक्ति भी ऐसा जो है म्यूजिक नहीं बजा सकता, ऐसा था। अब इन्होंने स्टार्टिंग कैसे किया, आपका जो स्टोरी आगे जैसे ही हम बढ़ता है, तो उन्होंने क्या किया, क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन कर लिया। ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे लोग रहते हैं और भी बहुत सारे लोग बजाते ये करते हैं, ये बहुत सारा, आप कुछ और बजाएंगे, हम कुछ और बजाएंगे। तो भीड़ में थी वो, भीड़ में जाकर के मतलब काम कर रही थी, बजा रही थी। तो भीड़ में कभी भी लोग दिखते नहीं है, है ना। तो वहां से उसकी पहचान नहीं मिली है, पहचान उसको बाद में मिली है। जब वो 3 साल के बाद लोगों के साथ ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन हुई तो काफी हद तक काफी अच्छा बजा लेती थी। लेकिन उन्होंने कुछ समय के बाद लगभग 1 साल के बाद, 3 साल उन्होंने कोर्स किया, 3 साल के बाद साल भर उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में रहा। साल भर के बाद जो उन्होंने अकेले बजाना शुरू कर दिया, अकेले परफॉर्म करना शुरू किया। अब समझिए, जिनको बिल्कुल भी ना सुनाई देता हो वो अब अकेला जो है म्यूजिक बजाने की कोशिश कर रहा है। और मैं सही मायने बता दूं, ये इनके बुक में भी है, बच्चों देख लेना, पढ़ लेना वापस से जा करके, कि इन्होंने रॉयल एकेडमिक, ठीक है, रॉयल एकेडमी लंदन का जो रॉयल एकेडमिक एक म्यूजिक एकेडमिक है, उसमें उन्होंने हिस्ट्री बना डाला, हिस्ट्री, कि उस एकेडमी में किसी ने भी उतना अच्छा म्यूजिक किसी ने नहीं बजाया था, किसी ने नहीं। और हालांकि इनको सुनने की क्षमता नहीं थी, उन्होंने वहां पे लंदन में हिस्ट्री बना डाला, इतना हिस्ट्री बना डाला कि इतने अच्छे से म्यूजिक उन्होंने वहां पे बजाया कि उसका नाम गूंजना शुरू हो गया। अब इनका क्या होता था कि प्रॉब्लम होता था इनको, कई बार प्रॉब्लम क्या होता था कि वो कहती क्या है कि हालांकि उनका जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे खत्म हुई है, वो जन्म से खत्म नहीं हुई, धीरे धीरे खत्म हुई, लगभग 11 साल में पूरा कंफर्म हो गया। तो बोलते हैं 11 साल, जब तक वो 11 साल नहीं हुई थी तब तक उन्होंने 2 भाषाएं सीख चुकी थी, एक फ्रेंच, एक जापानीज थी। एक वो तो खुद जो बोलती थी भाषा वो स्कॉटिश भाषा बोलती थी, लेकिन उन्होंने अलग से, जब तक 11 साल नहीं हुई थी तब 11 साल आते आते उन्होंने 2 भाषाएं सीख ली थी, एक जापानीज, एक फ्रेंच। आप बताइए सर, हम सारे बच्चे जो हैं उनमें से अगर दूसरा कोई लैंग्वेज भी सीखने के लिए अगर बोल दे तो हालत खराब हो जाता है। दूसरे के छोड़िए, जैसे अंग्रेजी के भी, वो भी एक लैंग्वेज है, क्योंकि वो एक इस प्रकार एक साधन है कि हम पूरे दुनिया से बात कर सकते हैं, वो एक साधन है। क्योंकि भाषा एक ऐसा चीज है कि हम अपने मन की भावनाओं को एक दूसरे तक आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो हिंदी हम अपने इंडिया तक ही सीमित होते हैं, लेकिन अंग्रेजी से सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड तक हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है। पर खैर छोड़िए, जब इनको सिखाने के लिए बोलिए तो इनमें इनका हालत खराब हो जाता है कि क्या बोले क्या नहीं बोले, कभी पसीना छूट जाता है, कभी अगर सामने खड़े कर दीजिए और बोल दीजिए कि चलो बेटा अंग्रेजी में कुछ चंद शब्द बोल दीजिए, पूरा पाँव जो हिलना शुरू हो जाता है, पसीना इधर से छूटने लग जाता है। कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा हुआ सर कि आपको स्टेज में बुला लिया, आप चले हिंदी में पहली बार स्टेज में गए हो और आपको बोलने के लिए दे दिया हो, तो फिर आपको कैसे फील हुआ, आप कैसे मतलब उस समय उसको मतलब फेस किए हैं? क्योंकि जब मेरे को पहली बार जब स्टेज मेरे को जाना था, उस दौरान जाने से पहले ये जो हार्ट बीट है वो काफी जब तेज हो जाती है, वो सुनाई देने लगता है अपने कानों में, और जैसे हम खड़े हो जाए क्या बोलना है वो भी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत बार होता है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? देखिए, हमने तो जब भी स्टेज पर गया तो पहले से अपने आप को बोल्ड कर लेता हूँ, बिल्कुल, अच्छा, कि मेरे अंदर में किसी तरह का कोई डर है ही नहीं। ऐसी भावनाओं को लेकर मैं स्टेज पर जाता हूँ और जो बोलना होता है मैं बेधड़क बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में कभी, हम बहुत बचपन से ही, जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में था उसी समय से मैं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन की जाती थी स्कूल बेसिस पर, तो उसमें हम भाग लिया करते थे।
तो हम तो बचपन से ही अपने आप को इस तरह के ढाल लिए कि कहीं भी 1000, 2000, 10,000, 20,000 की भीड़ में भी अगर मुझे बोलना पड़े, इसीलिए बहुत खूबी से आपने कभी कविता बहुत अच्छे से बोली। हाँ, तो मैं बोल देता हूँ। सही बात। अब जैसे देखिए, अब एक दिव्यांग लड़की, इधर भी एक दिव्यांग है, दिव्यांग बाहरी है तो दिव्यांग है, लेकिन इन दोनों में एक जुनून है, दोनों में। सही बात। दोनों में जुनून है कि हमें कुछ करना है। जब जन्म लेकर आए हैं, उन्होंने मुसीबत को आगे नहीं रखा है। हाँ, आगे नहीं रखा, मुसीबत को पीछे छोड़ दिया और अपने आगे हो गया कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगी। और इसी को लेकर वो दोनों लड़की आगे बढ़ी है। और देखिए कि अंततः सरस्वती, कहा गया है कि विद्या का हिस्सेदार कोई नहीं होता है। सही बात। लक्ष्मी का हिस्सेदार अनेकों होते हैं, लेकिन विद्या का नहीं कोई नहीं होता है। तो इसी पर एक कवि ने लिखा है, मैंने बच्चों को क्लास में भी बोला हूँ कि विद्या की खेती किसानी न होती, विद्या जमीन में उपजती नहीं है, विद्या का बाप कोई पर्वत न होता, कि विद्या बगानों में फलती नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ये कहाँ मिला आपको ये शब्द? ये मैंने अपने मन भाव से। क्या बात है, क्या बात है सर। देख लो बच्चों, हमारे अच्छे अच्छे सर हैं आपके पास, पढ़िए, मेहनत कीजिए, देखिए कितने अच्छे शब्द लिखे हैं। विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या अमीरी गरीबी का धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। विद्या ये नहीं जानती है कि हम अमीर के यहाँ ही रहेंगे, गरीब के यहाँ नहीं रहेंगे। विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या आसमान से टपकती नहीं है, अब विद्या उसी को है जो हृदय से चाहा, विद्या किसी की बपोती नहीं। बपोती नहीं मतलब खानदानी। सही बात। देखिए हिंदी में ऐसे ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं सर, बहुत बहुत बढ़िया है सर, जो लचीलापन लिए हुए रहता है, सरल शब्द है, बहुत अच्छी। और लोग उसको सुनकर हंसते हैं कि बपोती क्या है। अरे तो बपोती खानदानी है। आईएएस का कोई जरूरी नहीं कि आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनेगा। सही बात है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सही बात। इसलिए हम अपने विद्यार्थियों को भी बतलाता हूँ, बेटा देखो लगन से पढ़ाई करो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम 5 घंटा मेहनत करो, अभी तुम मात्र 3 घंटा मेहनत करो। हम अपनी विद्यार्थी लाइफ का सर थोड़ा सा कहानी बतलाया था अपने बच्चों को क्लास में। हाँ ठीक, कि जब मैं अकेले पटना में रहता था, पटना यूनिवर्सिटी का मैं प्रोडक्ट हूँ, बीएन कॉलेज का। बीएन कॉलेज, जी जी, हम नालंदा वाले, जी जी। तो बीएन कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, और उसमें हम एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में थे, लेकिन घर के दुलरुआ होने के चलते रिजाइन करके चले गए। घर में छोटे हैं क्या? हम तो भाई में छोटे हैं। भाई में छोटे हैं? जी जी, आप भी भाई में छोटे हैं। तो हमने बतलाया कि छोटे वाले को लगता है घर में सारे लोग सही मिल जाता है ना, एकदम नहीं मिलना है। सही बात है। तो हम जब पटना में रहते थे तो कंकड़ बाग में हमने एक 100 रुपए का रूम ले लिया था। अपने 100 रुपए का? 100 रुपए उस समय 1985-86 की बात है सर। सुन लो बच्चों, देख लो, 100 रुपए में रूम मिलते थे और उस समय आज का 6,000 7,000 काफी था वो। हाँ, हम ही अपना बेटा को दे रहे हैं सर। बताइए, उसी रूम का 6,000 रुपये हम ही देते हैं, हम 100 रुपए पर रहते थे। वही हम बेटा को भी बताते हैं, देखो बेटा मैं कितना मुसीबत को झेलते हुए और यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आज भी मैं तुम्हारे लिए ही कुछ कर रहा हूँ, तो तुम भी कुछ करके दिखाओ। जो मैं ये बच्चे नहीं समझते हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ अगर पढ़ रहे हैं तो पिताजी, उसके माँ पिताजी हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए। बच्चों समझ लो, क्योंकि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो अपने माता पिताजी की वजह से, जैसे अभी सर बोल रहे हैं, ठीक है, समझिए, ये भी एक टीचर के साथ साथ एक माता है, पिताजी, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखिए कि आपके माता पिताजी हार्ड वर्क करते हैं तो उनके पैसे व्यर्थ में ना जाए। तो कुछ सीखना है हर चीज, कभी ना कभी। तो इसीलिए आज आप सभी के लिए हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है सर, आगे। तो विद्यार्थी को मैंने बताया कि सुबह 8 से 12 हमारा कॉलेज चलता था। मैं घर से अगर जल्दबाजी में आया हूँ तो कुछ माँ दे देती थी नाश्ता बनाना कर, तो 2 दिन 4 दिन चलता था, इसके बाद खत्म हो जाता था। तो मैं भूखे प्यासे निकलता था कॉलेज 8 बजे, और कॉलेज से आते आते 12 बजे वहां से निकलते थे, 1 बज जाता था। साइकिल से आना जाना था सर, चाहे मौसम गर्मी हो, जाड़े हो, वर्षा हो,
उस जो भी समय तो मौसम और कोई बस आपकी साधन वाधन नहीं, हुआ साधन था। नहीं था उतना। सही बात। अच्छा, उतने पास मेरे पिताजी के पास पैसे भी नहीं थे कि मैं रिक्शा से आता जाता, तो मैं साइकिल से आता जाता था। वाह। इसके बाद कितना दूरी होगा लगभग साइकिल से जाना है? लगभग करीब 10 किलोमीटर। बाप रे, बताइए, साइकिल से उस समय जाना हाँ, आना उस समय मेरा बस। उम्र 15-16 साल था, बाप रे। और उस समय हम साइकिल से आते जाते थे। शाम को हमने अपने बच्चों को भी बतलाया है क्लास में कि देखो बेटा, मैं अपनी जीवनी बतला रहा हूँ कि विद्यार्थी लाइफ में मैंने कैसे आगे बढ़ा हूँ। अगर तुम लोग को ये जीवनी मेरा पसंद पड़े तो उसके आधार पर चलो, अन्यथा अगर तुम अलग मार्ग बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला 1 बजे आते थे, और 1 बजे स्टोव जला के, उस समय गैस का उतना नहीं था सामने, ये वाला, हाँ, मिट्टी का तेल वाला, मिट्टी का तेल वाला स्टोव, करते रहिए, हाँ, करते बस रहिए। हवा मार के जलाते थे। जलाते रहिए, कब तक पंप लगेगा, हाँ। चलेगा। आजकल तो घुमा दीजिए, लगा दिया, ऐसे लगा बस उसी से खाना बना लिया करते थे। और शाम को हम सर कभी शाम होते नहीं पढ़ाई की, हम कभी नहीं पढ़े, शाम होते आपने कभी नहीं पढ़ा। मकान मालिक जो हमारे थे वो कहते थे, हमारे पिताजी के पास कंप्लेन भी दी है कि आप अपना बेटा को ले जाइए, आपका बेटा पढ़ने वाला नहीं है, नहीं पढ़ता, देखे नहीं हाँ, रात में, देखे नहीं कभी, सही बात, पढ़ता नहीं है, तो आप हमको केवल रुपए दे रहे हैं, उससे अच्छा नहीं कि आप बेटा को हटा लीजिए। पिताजी आए, हम पर थोड़ा गुस्सा है, फिर भी हमने मौन साधन कर लिया कि नहीं ठीक है, पिताजी को जवाब देना ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन हम तो जो रूटीन बनाए हुए थे वो रूटीन के अनुसार चल रहे थे। हम सब 9 बजते बजते खाकर सो जाते थे। जिस मकान में हम थे उसमें केवल मैं ही एक विद्यार्थी था, बाकी सब लोग सर्विस वाले थे, फैमिली वाले थे। वो लोग आते थे अपनी ड्यूटी से, खाना खाए, खाना खाकर लोग सो जाते थे। तो कौन मुझे देखेगा कि कभी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। हाँ, सही बात। हम 9 बजे हम भी सो जाते थे, और ठीक टेबल घड़ी पर अलार्म लगा देते थे, 1 बजे उठ जाते थे। 1 बजे रात, 1-2 बजे के बीच में अलार्म लगा हुआ रहता था, उठ जाते थे। सब सारे लोग सो रहे हो, आप उस वक्त जाग कर पढ़ रहे हैं, और उसी समय मुंह हाथ धो लिया, फ्रेश हो लिया, 2 गिलास पानी, तो हमको आज भी पीने की आदत है, 2 गिलास पानी पिए और बैठ के पढ़ेंगे। 5 बजे तक लगातार पढ़ते थे, 4 घंटा सुबह तक। अब 5 बजे हुए, अपना बाथरूम गए, सब फ्रेश हुए, स्नान कर लिए, चाहे किसी भी तरह का मौसम हो, कितना भी ठंडी क्यों ना हो, हम सुबह में स्नान कर लेंगे सर, लेकिन शाम के स्नान अगर करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। शाम को हम स्नान नहीं करते, क्योंकि शाम को स्नान करते हैं क्या हमारे अंदर में इस तरह का है, भगवान जाने। शाम में स्नान करेंगे, कितना भी गर्मी है, अगर स्नान कर लिए तो समझ जाइए कि नाक से पानी आ जाएगा। और ठंडी के मौसम में, सर्दी जैसा, हाँ, सर्दी जैसा। और ठंडी के मौसम में कितना भी बर्फ क्यों न गिरे, मैं सुबह स्नान कर लूंगा, मेरे लिए अति उत्तम है। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, एकदम नहीं। क्या बात करते हैं, इतना कुहा पड़ा, डेली स्नान सुबह कर लेते थे, वही जबकि नल के पानी। हे भगवान, हमको दे दो ऐसा वाला। तो पढ़ते थे। मकान मालिक से हमने कहा कि चाचा, उनको हम बोलते थे कि चाचा जी, आप मेरा रिजल्ट का इंतजार कीजिए, अब बहुत जल्द परीक्षा होने वाली है, रिजल्ट निकल जाएगी, उस दिन मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, और खिलाने के बाद कहूँगा कि अब चाचा जी बताइए कि मैं आपके मकान में रहकर पढ़ता था या नहीं पढ़ता था। तो हंसने लगे कि बेटा, इतना तुम्हारे अंदर में है जुनून, एकदम रिजल्ट, जो रिजल्ट लिया सर, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आया। हमने समझ गया, चलिए सब सरस्वती की कृपा है। वही हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, मेरा जीवन इस तरह का गुजरा है, अगर तुम लोग भी इस तरह से मेहनत करोगे तो एक दिन अवश्य अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे। यही शुभकामना मेरा तुम्हारे साथ है। तो वही बात भी मैं भी कहना चाहूँगा, बस हम लोग अंत ही करने वाले हैं, ज़्यादा देर और नहीं। बट ये है कि देखिए, मुसीबत आएंगे लेकिन हार नहीं मानना है, उसका हमें हार नहीं मान करके भी ऐसा फल मिलता है, ऐसा फल मिलता है जब हम हार नहीं मानते हैं, जिनके बारे में कभी सोचे भी नहीं। तो वही बात हमारे एवलिन के साथ भी होता है। मैं थोड़ा सा उसका जिक्र करना चाहूँगा, हालांकि वो सुन नहीं पाती थी। अब जरा सोचिएगा, जब जैसे कि अभी हम दोनों बात कर रहे हैं ना, वो अगर बैठी हुई होगी ना, एक बात भी मिस नहीं करती थी। कैसे, सोचिए, हम लोग तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग बात कर रहे हो, कोई भी हो, कभी कभी क्या होता है
कि हम ना सुन क्या बोले क्या नहीं, हाँ हाँ कर देंगे बीच में ही, हाँ, क्या बोले क्या हाँ, नहीं समझ में आया नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया, बीच में ऐसे बोल देते हैं। और लेकिन अगर एवलिन की बात करें तो वो जो है 2 घंटे में अगर उनको बैठा करके उनके साथ बात कीजिएगा ना, लगेगा नहीं कि वो ऐसा है कि वो आपका कोई बात को मिस कर रहा है। लेकिन कभी कभी उनको ही प्रॉब्लम होती थी बात करने में, कि जब भी कोई बात करता है तो उनको पूरा फेस एक्सप्रेशन को वो देखती थी, मोड को देखती थी, किस तरह हिलता है उसी को पढ़ती थी, और पूरा एक्सप्रेशन ये जो है फेस का। तो कुछ सर सुनने का ज्ञान आंख से भी होता है। सही बात है, एकदम हाव भाव से मालूम पड़ता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं या कह रहे हैं। हाँ सही बात, आप सही बोले। तो हाव भाव से ही प्रकट हो जाता है। जैसे कि भाषा का एक साधन है सांकेतिक, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा से संकेत से भी जानकारी मिल जाती है, जानकारी मिलती है। तो वही एक भाषा है। तो उनसे क्या होता है, बोलती है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती थी, लेकिन एक जरूर प्रॉब्लम होती थी कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिनका दाढ़ी लंबा सा हो, मतलब दाढ़ी यहाँ लपा तक होता है ना कुछ लोगों की, कुछ आदमियों की ऐसे होते हैं, तो जब वो बात करते तो पूरा दाढ़ी हिल रहा होता है, तो उनको समझ में प्रॉब्लम होता है कि वो बोल कहाँ रहे हैं। तो उसी वक्त उनको बस प्रॉब्लम होती थी कि किसी से बात करें, वरना कभी भी वो मिस नहीं करती थी। 2 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कभी मिस नहीं करती। वो उनका वो हार्डवर्क है। अब इतना हार्डवर्क के बाद भी उन्होंने क्या किया, बहुत सारा मतलब उनको मिला, कि जैसे कि वहाँ पर लंदन में उन्होंने रॉयल एकेडमी का उन्होंने काफी बड़ा खिताब हासिल कर लिया, अवार्ड उनको मिला। और उनको एक अवार्ड जो सोसाइटी में मिला था, बच्चों आप लोग अपने स्क्रीन में नीचे देख लेना कि कौन सा अवार्ड था। 1991 में उनको मिला, सोसाइटी की तरफ से अवार्ड मिला था। और ये बड़ी बात है कि जैसे ही वो उन्होंने लंदन में उसको मिल गया, क्या बोलते हैं अवार्ड, वो हिस्ट्री उन्होंने बना दिया। अब देश देश से उनको बुलाने लगे इनको कि आइए हमारे यहाँ भी परफॉर्म कीजिए, म्यूजिक बजाइए, ऐसा होने लग गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, इन्होंने ये सोचा था कि मेरे को बस म्यूजिक सीखना है। जैसे इन्होंने भी सिर्फ सोचा था कि मेरे को पर्वत चढ़ना, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस नाम से पुकारे जाऊंगी या जाने जाऊंगी। तो सेम इसी प्रकार से इनके साथ भी वही हुआ। तो आगे जैसे ही हम आगे देखते हैं तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इन्होंने क्या किया था, कुछ बच्चों को इतना ज्यादा इंस्पायर किया। लोग इंस्पायर होते हैं किसी चीज को देख करके, तो इसको उन्होंने भी बहुत सारा इंस्पिरेशन लिया। ये क्या करते थे, कभी कभी जेल में, कभी हॉस्पिटल में जाकर के फ्री में म्यूजिक सुनाती थी। हमारे जो इतिहास के जो एक म्यूजिशियन थे तानसेन, कहा जाता है कि वो जब गाते थे, ये करते तो सब लोग मन मोहित हो जाता था साहिल को बहुत ज्यादा। तो शायद इनका भी जो म्यूजिक भी था तो शायद काफी लुभावना था, इसी वजह से वो कभी हॉस्पिटल में या तो कभी क्या बोलते हैं जेल में जाकर के ये संगीत को सुनाया करते थे। कभी कभार जो लोग को इंटरेस्ट है उनको फ्री में सिखा देते थे। कई बार ऐसा होता है कि आजकल लोग जो कुछ फ्री में नहीं करते हैं, आप कुछ भी करो, अपने ही आदमी है ऐसे, मतलब फ्री में कुछ करने में वो लोग चला जाते हैं तो ये करेंगे, ऐसा फ्री में कभी कुछ नहीं देते, ऐसा होता है। देखिए सर, है ना, जो कलाकार होते हैं ना, तो कलाकार का एक मनोवृत्ति बन जाती है कि कला से हम कुछ अर्न करें और इससे कुछ जो पाएं उसको हम अपने परिवार में या कोई असहाय व्यक्ति के लिए कुछ मदद करें। हर कलाकार का है। जैसे एक अभी 9th क्लास में है, एक कहानी है ठेस। तो ठेस में सिरचन एक कलाकार था। अब कलाकार कला के भूखे होते हैं, इज्जत के भूखे होते हैं, न कि पैसे के भूखे होते हैं। किसी की कला को पैसे से तोला नहीं जा सकता, जो रियल में कलाकार है। ये बात तो है। और जो छिछला कलाकार जिसको कहते हैं फुटपथिया कलाकार, देहाती फुटपथिया कलाकार, तो वो ये लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा बहुत गान बजान कर लेंगे और उससे हम धन कमा लेंगे, लेकिन हम इसको लाइक नहीं करते। हम लाइक करते हैं वही कि जैसा सिरचन था, कि सिरचन का जो कला था उसकी कला को लोग अवहेलना करते थे, लेकिन एकांत में बैठकर प्रायश्चित करते थे कि नहीं, सिरचन रियल में कलाकार है। तो कहने का मतलब कि गुण को आप कितना भी मिट्टी से ढक दीजिए, वो बीज अंकुरन लेकर ऊपर, गुण ऐसा बीज है वो अंकुरन लेकर पौधा बन ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसलिए गुण को दबाने से कोई चाहे तो गुण को दबा दें, वो गुण दबने वाला नहीं है, वो पौधा बनकर उभर जाएगा। जैसे कि अरुणिमा सिन्हा का निंदा किया गया,
बहुत लोग निंदा किए, जैसे फिर भी वो लक्ष्य बना ली थी। एवलिन को भी बहुत लोग ने ऐसे बोला कि नहीं कर पाएगी। एवलिन भी उसी तरह यहाँ तक उनके टीचर तक बोल दिया कि तुम अब कुछ नहीं कर पाओगी। जिसके श्रवण शक्ति नहीं है तो क्या करेगी। सही बात है। जिसको चलने का पैर नहीं है वो पर्वत कैसे चढ़ पाएगी। सही बात है। ये सब बस ऊपर वाले का कुछ गॉड गिफ्ट भी होता है इन लोगों को। वहाँ भक्त से कभी कभी भगवान भी हार मान लेते हैं। स्टोरी हमारी यही बनेगी कि जो है हमें ज्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए चीज को लेकर के। हमें अपने पे ज्यादा वो मतलब अहंकार नहीं लेना चाहिए, वरना अहंकार का भी बुरा हाल होता है। हमने तो बच्चों के बीच में अहंकार का बहुत कहानी सुनाया, द्रौपदी का भी कहानी सुनाया है, राणा संगा का भी इतिहास से भी कहानी सुनाया है। कहने का मतलब है सर कि बच्चे अगर हमारे ध्यान से सुन लेंगे तो हम समझते हैं कि कुछ अंश, हम ये नहीं कहते कि 100%, तुम 40% भी अंश अगर अपना लोगे तो एक सच्चा मानव कहानी का हकदार होगा। बिल्कुल सही बात। आने वाले समय में और भी चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। बहुत खुशी हुई हमें इन सब को जानकर। लेकिन एक बात और हम चर्चा करेंगे स्टोरी को लेकर के। बच्चे सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जब इन्होंने सारा चीज हासिल कर लिया, ये एवलिन, इन्होंने म्यूजिक भी सारा कुछ उन्होंने ले लिया। अब जगह जगह जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, जेल भी जाते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं। तो इन सारे चीज को देख करके जब हम देखते हैं तो एक नाम है, एक व्यक्ति जिसका नाम है जेम्स ब्लेड। अब ये एक बात को कहते हैं, ये कहते क्या है कि गॉड माय हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बोलते हैं कि ईश्वर ने जरूर उनके सुनने की क्षमता को जरूर लिए हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ उन्हें दिया भी है। क्या दिया है बच्चों, ध्यान सुनिएगा कि जो चीज हम सुनते हैं वो महसूस करती है, कि हम जो म्यूजिक सुनते हैं वो महसूस करती है, और इतने अच्छे तरीके से महसूस करती है कि हम सुन करके भी उस म्यूजिक को या संगीत को मुझसे अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते सुन करके भी, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से फील करती है। कभी कभी क्या होता है, जब कभी भी अगर उन्हें म्यूजिक मतलब ये फील करना होगा, वो अपना जो जूता है वो निकाल लेती थी, और जो जमीन होता था वो लकड़ी सबका होता था, तो वहाँ खड़ी हो जाते थे, म्यूजिक जब बजता था तो जो तरंग होता था पाँव से होते हुए पूरे उसके बॉडी में दौड़ते रहता था। इससे जो म्यूजिक काफी ज्यादा सीखी थी। और इन्होंने सबसे ज्यादा महारत जो हासिल की थी, उन्होंने जाइलोफोन एक तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब थोड़ा ऐसे होता है, नर्सरी क्लास में बजाते हैं, लकड़ी टाइप का होता है। बच्चों आप लोग स्क्रीन में देख लेना, ये स्क्रीन में आ रहा होगा आपको, वो जाइलोफोन ऐसे से टंग टंग बजाते हैं, दो लकड़ी से टंग टंग अलग अलग बीट निकालते, काफी अच्छा बीट। तो जब वो बजाती है तो वो उसके फिंगर जो है, ये जो उंगली है, इसी उंगली से होते हुए वो जो तरंग है उसके पूरे बॉडी में चला जाता है, और उसी से ही समझती है। हम सुनते हैं, उसको ड्रम सेट बोला जाता है। ड्रम जैसे ये वाला है। तो क्या करते ये इसके फिंगर टिप से ही इनको सुनाई पड़ता है, जो हम सुनते हैं वो फील करती है। तो भगवान अगर आपसे कुछ ले लेता है तो उससे कहीं बढ़ के भी देता है। बस लेकिन आपको ये होना चाहिए, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। यही आपके हाथों में ऐसे नहीं आ जाएंगे बच्चे। आपकी एवलिन ने मेहनत किया था, तब कहीं जा करके उन्हें लगा कि मैं म्यूजिक सुन सकती हूँ, मैं भी म्यूजिक फील कर सकती हूँ। अगर वो मेहनत नहीं करती तो क्या उसे इस बात का आभास होता कि भगवान ने मेरे से कुछ लिया, लेकिन उससे कहीं बढ़ करके भी मेरे को दिया, है कि नहीं? हाँ, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को आजकल जो है किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अभी अगर वो बच्चे हैं, हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, मुसीबत की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात करें कि इसके बाद हम लोग अंत कर देंगे बच्चों। यहीं पे तो बस थोड़ा सा है आप ही लोग के लिए, बच्चे को अगर मान लीजिए किस तरह की मुसीबत हो सकती है उनके पढ़ने के दौरान में, स्कूलिंग के दौरान में, किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है जहाँ उन्हें उसका मनोबल दबाया जा सकता है, जिनसे वो आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, और उनसे वो कैसे उभर करके आ सकते, इनके बारे में थोड़ा चंद शब्द बता देंगे तो बहुत अच्छी होगी। देखिए, बच्चे यदि क्लास में हैं तो पहला उनका फंक्शन बनता है, कार्य बनता है कि शिक्षक की बात को ध्यान से सुने। सही बात है। ऐसे मैंने बराबर बतलाया है बच्चों को कि जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा लिखिए।
लिखा हुआ मेडिटेट कीजिए, मतलब उनको वर्णन कीजिए। और जितना लिखते हैं उससे ज्यादा गुनिए। तो गुनने का सबसे ज्यादा इसीलिए प्रधानता दी गई कि शिक्षक जो पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनिए। क्लास में है तो ध्यान से सुनिए, घर पर जाते हैं तो आप बिल्कुल बहरा बन जाएंगे। सही बात। अगर कोई बुलाने आए, दोस्त बुलाने आए, तो आप बिल्कुल बहरा बन जाइए कि हमको सुनाई नहीं पड़ रही है, और अपनी किताब पर, कॉपी पर या जो वर्क में लगे हों उसमें लगन से लग जाइए। सही बात। तो आपके पास किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। मतलब स्कूलिंग लाइफ में इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकता है कि आपको ये कहना पड़े कि बच्चों आपको मेहनत ये करें। हाँ, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात बस है ना, कि शिक्षक जो आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस पर काम करने की बात है, बात थोड़ा बहुत है, अपने मन को भटकना दे, यही बात है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, शिक्षक के ज्ञान पे जो आपको बताते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और ये भी बात कि आप अपने माइंड को, दिमाग को इधर उधर भटकने ना दें। इससे आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, आपका मनोबल कभी नहीं दबेगा। हर बच्चों की अपनी अपनी क्षमता होती है सर। तो क्या किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना सही रहता है कि उस बच्चे ने ऐसा किया वैसा किया, क्या ये सही रहता है? देखिए, मेरे ख्याल से तो बच्चे को तो माइंड कंपटीशन के रूप में होता ही है। हर बच्चा चाहता है कि हम उससे ज्यादा तेज हो। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बच्चे का मनोबल यहाँ दब जाता है कि जब कभी अगर बच्चे को हम ये बात बोलते हैं कि बच्चे तुमसे ये नहीं हो रहा, बच्चे तुमसे वो नहीं हो रहा, वो देखो तुमसे अच्छा कर रहा है, तो जो बच्चा सुन रहा होता है उसका मनोबल दब जाता है। तो ये प्रॉब्लम सामने आता है, देखने को मिलता है। क्योंकि मेरे को भी फेस हुआ है, एक दो बार मैंने फेस किया। हालांकि मैं क्लासेस में अव्वल बच्चा था, लेकिन फिर भी मेरे को ये फेस हुआ है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मेरे को कभी कभार ये मनोबल नीचे गिर जाता है, जिनकी वजह से अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो नहीं बढ़ पाता। इनके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, या हमारे बच्चे को क्या करे कि जिससे वो कभी मतलब वो इससे बाहर निकल पाए? बच्चों को तो कहने का मतलब है कि कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मान ली हो जाता है उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ जाती, उनसे बाहर वो कैसे? तो उसको हम यही कहेंगे, देखो बेटा, जिस तरह से ये पढ़ता है, तुम्हारा ही साथी है, क्लास में भी रहता है, तो अपने किताब कॉपी पर या शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनता है। तुम भी अगर इस तरह से एक दिन, दो दिन, चार दिन कर देखो, प्रैक्टिकली रूप में भी हेल्प लेने की कोशिश करो। हाँ, या उससे कुछ पूछो, जहाँ तुम्हें कोई दिक्कत हो अपने मित्र से सहायता ले लो। अगर मित्र को नहीं आता है, शिक्षक आते हैं क्लास में, उनसे तुम तर्क करो कि सर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमको थोड़ा सा बतला दिया जाए। शिक्षक बतला देंगे और उसको तुम फॉलो करो, और फॉलो करके अपने घर पर जाकर उसको फिर रिवीजन कर। देखो, प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है सर, आज आपने समय दिया। ये बहुत धन्यवाद बहुमूल्य समय, ये घंटा आपका जो है आपने इस तरह लिया, आपने दिया, ये बहुत खुशी की बात है। ये हमारे बच्चों के लिए, बच्चों का मांग थी, इसलिए हम सामने हम दोनों बैठे हैं। पर लास्ट में बस इतना ही कहना चाहेंगे आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे जो हो जाए बच्चों, चाहे कोई कितना कुछ भी बोल ले। याद रखना, 2 स्टोरी यहाँ पे बताई गई है, स्टोरी को अपने मन में रख ले। याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से विकलांग नहीं होता है, विकलांग होता है तो यहाँ मानसिक से, अपने दिमाग से विकलांग होता है। तो अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अपने दिमाग को ही पहले, दिमाग में सफलता हासिल कर लीजिए और ठान लीजिए कि मेरे को ये करना ही करना है। नेवर गिव अप, डोंट गिव अप, लगे रहिए, आपको जरूर मिलेगी, आपका मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की कहानी लेकर के, और आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और पढ़ लो बच्चों आचार्य विकास से।